जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। तो वे सारे बच्चे जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और 9 नवंबर के लिए वीकली टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे द्वारा दिए गए सभी वीकली टेस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो ना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, कमांड बना लोगे ना, तो आपका फाइनल एग्जाम में भी कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ऐसे प्रश्न आपको देते ही हैं। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, हाँ मैंने इससे पहले और एक वीडियो डाला हुआ है, वो पार्ट 1 है और ये मेरा वीडियो तो पार्ट 2 है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसको देखिएगा तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने उसी वीडियो में आपको बोला था कि इस वीक जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें आपके जनरली जो आपका सिलेबस है उसमें आपका कार्य तथा ऊर्जा वाला चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ ध्वनि वाला चैप्टर से भी आ सकता है। और ये दोनों ऐसे चैप्टर से ना क्लास 9 के साइंस के जो बहुत ही बड़े चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि 70 क्वेश्चन में करा के दूंगा ध्वनि वाला चैप्टर से भी और कार्य तथा ऊर्जा वाला चैप्टर से भी। तो कुल मिलाकर 140 आपको टोटल मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और सब्जेक्टिव कराऊंगा तो अलग है। इसीलिए मुझे थोड़ा लंबा वीडियो लेना पड़ रहा है। ये वीडियो भी देख सकते हो आप लोग, लंबा है। ठीक है, तो वीडियो लंबा है तो भाई साहब स्किप नहीं करना है, अच्छे से करना है। क्योंकि वीडियो लंबा इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, और क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम रहेगा। और आपका फाइनल एग्जाम में तो इसी तरह से प्रश्न आएंगे, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो खैर आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर दिक्कत हो रहा है तो 2x के स्पीड में देख लो, थोड़ा सा स्पीड करके देख लो, तो आपका टाइम जल्दी पार हो जाएगा, यानी कि टाइम आपका बचेगा और आपको अच्छे से भी लगेगा सुनने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल हम लोग आज 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर जाके सब्जेक्टिव पर घुसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। फटाक से फॉर्मूला लगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो गया। m का यहाँ पे द्रव्यमान है जो कि 15 दिया, तो मैं 15 रख देता हूँ। गुणा में आपके पास क्या यहाँ पे v क्या है, वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु का वेग ही तो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेग का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देना, यानी कि 16 हो जाएगा। 4 का 16 ना होता है। अब देखो 2 से 16 चला गया 8 बार में, तो 15 ठीक कितना होता है 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। और कार्य कैसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, इसलिए 120 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। लोग कार्य कैसा मतलब से फॉर्मूला आ गया कि कार्य कैसा मतलब क्या होता है, तो भाई साहब जूल। फटाक से मत मार देना, बी नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। पूछो क्यों, क्योंकि जो जूल होता है उसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, फिर भी मैं बता दूं। देखो जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W बराबर में FS होता है। ठीक है, कार्य कैसा मतलब जूल तो सबको पता है, लेकिन देखो एक दूसरा मात्रक भी बताता हूँ। F बराबर क्या होता है भाई साहब, सीधा सीधे बोलो न्यूटन होता है, यानी कि F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्योंकि F क्या होता है, यहाँ बल होता है, और S के यहाँ पे दूरी है। दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर भी इसका होगा जूल का। ठीक है ना, तो यानी कि जूल बोलो या न्यूटन मीटर बोलो, ये दोनों ही कार्य के मात्रक होते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए 1 जूल बराबर में क्या होता है, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है 1 न्यूटन मीटर, तो इसको मार दीजिएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि न्यूटन मीटर और जूल सेम थिंग है दोनों। अच्छा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। देखो चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए आदमी, चूंकि आदमी बैठा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, पर गाड़ी चल रहा है जिस कारण से आदमी भी देखा जाए तो चलने के कंडीशन में, इसलिए वहाँ पे स्थिति गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रबड़ की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, उसकी क्या बढ़ाई जाती है, रबड़ के गेंद को दबाकर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल आपके पास लिखा हुआ है कि m द्रव्यमान की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। समझो मेरी बात, सीधा सीधी बात पूछ रहा है कि भाई साहब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आप क्या बोल रहे, तो सुनो मेरा बात। सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो कोई द्रव्यमान है जिसका मतलब कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, इसको आप लोग कुछ ऊंचाई तक लेके जा रहे हो, ठीक ना, पृथ्वी ऊंचाई तक ले जा रहे हो आप लोग, तो उस केस में पृथ्वी और उस वस्तु के बीच जो निकाय स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। नो डाउट स्थितिज ऊर्जा तो mgh होगा, यानी कि उस पिंड जिसको आप लोग m द्रव्यमान के पिंड को जो ऊंचाई तक लेके जा रहे हो उसका और पृथ्वी के बीच में जो गतिज ऊर्जा लगेगी वो क्या लगेगी, mgh होगा। ठीक है, या फिर बोले कि उस पिंड पर कौन सी ऊर्जा होगी, mgh होगी, परंतु उसको आप लोग ऊपर लेके जा रहे हो, यानी कि उसका हाइट बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, हाइट बढ़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि mgh बढ़ेगी, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझो कि कोई भी अगर m द्रव्यमान का वस्तु अगर आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, नो डाउट उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, परंतु आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, हाइट बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, mgh बढ़ेगी। इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, mgh बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
1 वाट घंटा बराबर होता है। तो देखो 1 वाट घंटा जो होता है वो 3600 जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा मेरा बात, 1 वाट घंटा मतलब होता है 1 केजी, यहाँ केजी नहीं होगा, 1 किलोवाट है ना, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा इसी को बोला था। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3600 जूल के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल से किया गया कार्य होता है। देखो मेरी बात, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर लोग एक रस्सी में क्या करना है, ढेला को बांधना है, उसको घुमाना, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे हाथ में पकड़े हो, यहाँ पे इस रस्सी को, और इस प्रकार से क्या करो, ढेका को इस प्रकार से घुमा रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है, दन 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 घुमा रहे हो, तो होगा क्या कि ढेका चाहेगा कि मैं इधर बाहर की ओर निकलूं, लेकिन निकल पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने रस्सी से उसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देख लो कि रस्सी पर एक बल लगेगा, रस्सी पर टेंशन फोर्स काम करता है, पर उतना आपको ध्यान नहीं देना, सीधा सीधी समझो। देखो ये ढेका क्या हो रहा है कि इस प्रकार से इधर मूव हो रहा है ना, इधर मूव हो रहा है, लेकिन ये जो रस्सी है ये ढेका क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। ऐसा अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, ढेका आगे निकल जाएगा, ढेका तो आगे नहीं निकलता। इससे क्या पता चला कि जो रस्सी होगा वो रस्सी क्या कर रहा है कि ढेका को अपनी ओर खींच के रख रहा है। जैसे कि अगर आप लोग घुमाओगे ऊपर की तरफ, हाथ घुमाओगे, ढेका बांधना रस्सी में, उसको घुमाना ऊपर तरफ करके, ठीक है। तो देखना आपको लगेगा कि जैसे रस्सी में ना कोई रस्सी को खींच रहा है। कौन खींच रहा होगा, ढेका खींच रहा होता है, क्योंकि ढेका चाहता है कि मैं यहाँ से यह सब भाग जाऊँ, लेकिन भाग नहीं पाता क्योंकि आप लोग उसको पकड़ के रखे हो। यानी कि रस्सी क्या करता है, ढेका को इधर खींच के रखता है। और ये जो ढेका होता है ये जाता किधर है, इस साइड में जाता है। यानी कि जो बल लग रहा है, देख लो इस साइड लग रहा है, बल किस साइड लग रहा है, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बल आपका इस साइड लग रहा है, लेकिन जो मोशन है, जो गति है, जो विस्थापन हो रहा है वो किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है। यानी कि एकदम 90 डिग्री में हो रहा है। और मैंने बताया था कि जब भी विस्थापन जो होगा बल के 90 डिग्री के सापेक्ष होगा। फिर बोलो कि जैसे कि अगर आप लोग बल इधर लगा रहे हो और जो गति हो रही है वो 90 डिग्री में हो रही है, ठीक है, तब उस केस में जो टोटल कार्य होता है वो जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा जीरो हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसी बात है क्योंकि फिजिक्स है भाई साहब, तो कभी भी अगर बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो ना, तो याद रखना वहां पे कार्य जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक स्प्रिंग की संभावित लंबाई से खींचने से इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि आपस में दोनों हथेली माने तलहती माने हाथ, ठीक है ना, को रगड़ने पर परिवर्तित होता है। जैसे कि आप लोग अगर हाथ को रगड़ोगे, जैसे ठंडे के दिन में देखो ना, ठंडा लगता है तो हाथ को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं हम लोग ना, रगड़ते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोगों सुने कि सर 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 की आवाज़ आती है। जैसे कि मैं अगर करके दिखाऊं तो देखो इस प्रकार की एक आवाज़ आती है, और इस आवाज़ के साथ साथ क्या होता है कि हाथ हमारा गर्म हो जाता है। जैसे हाथ आपस में हाथ को अगर रगड़ोगे तो क्या होगा, हाथ गर्म हो जाता है और एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ क्या हो रही है, सीधा सीधी बात करूँ तो मांसपेशी, देखो हम लोग हाथ से जो रगड़ रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग मांसपेशी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो यह मांसपेशी ऊर्जा किसमें बदल रहा है, ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। साथ साथ मांसपेशी ऊर्जा किसमें बदल रहा है, ताप ऊर्जा में भी बदल रहा है, ध्वनि भी नहीं कर रहा है और हाथ गर्म भी हो रहा है। इस कारण से ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉर्स पावर एचपी इकाई है, तो देखो सीधा सीधी बात है, लास्ट में पावर दिख रहा है ना, पावर क्या होता है, शक्ति है ना होता है, यानी कि हॉर्स पावर किसकी क्या हो जाएगी, शक्ति की क्या हो जाएगी। और 1 एचपी कितने वाट के बराबर होता है, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया, कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तन होता है। देखो पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें कौन सी ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है बताओ। तो देखो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो भाई साहब एक नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और इसी रासायनिक ऊर्जा से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है, यह क्या कहलाता है भाई साहब, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही अगर पूछता कि ब्रह्मांड के सभी जगह पे द्रव्यमान नियत है तो ये कौन सा नियम कहलाता, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाता। परंतु यहाँ पे ऊर्जा की बात की, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों तो नहीं मार दीजिएगा कि सी नंबर का ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, और जहां दोनों दिखता है बच्चे फटाक से मार देते हैं। तो भाई साहब हर जगह पे तुक्का काम नहीं आता है। अच्छा, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तन होता है। देखो कोयला पेट्रोलियम को अगर जलाओगे तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा जो होगा वो तापीय ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। तो यानी कि और क्या क्या ऑप्शन पढ़ लेते, देखो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा वो ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, ताप ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और नहीं सब नहीं, यानी कि एक ही नंबर वाला सही है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा जो होगा पेट्रोलियम कोयले में रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको जलाने पर निकलती है वो, और वो क्या बन जाती है, तापीय ऊर्जा देती है, उसमें ऊर्जा देती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मीटर और 5 मीटर में 30
मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य है। देखो सबसे पहली बात देखो, मान लो कि 25 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है, ठीक है, और दो अलग अलग वस्तु है और दोनों का वेट कितना है, 25 किलोग्राम का है, ठीक है ना। तो इनको एक आदमी क्या करता है, 3 मिनट तक उठा के रखता है, 30 मीटर ऊंचाई तक एक आदमी क्या करता है, 3 मिनट तक उठाए रखता है। दूसरा आदमी क्या करता है, इसी 25 किलोग्राम का दूसरा जो आपके पास वस्तु है उसको भी क्या करता है, वो 30 मिनट तक उठाता है, लेकिन वो कितने देर तक उठा के रखता है, 5 मिनट तक उठाए रखता है। एक आदमी क्या करता है, 3 मिनट तक उठाए रखता है, दूसरा आदमी 5 मिनट तक उठाए रखता है सेम वजन वाला वस्तु को, 25 किलोग्राम वस्तु को, वजन वाले वस्तु को, और कितने ऊंचाई तक उठाता है, 30 मीटर तक उठाता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, तो भाई साहब दोनों जो मनुष्य होगा, यानी कि पहला मनुष्य द्वारा अधिक होगा, मैंने किया गया कार्य अधिक होगा, बेसिकली यहाँ कार्य की बात चल रही है, ठीक है। दूसरे मनुष्य द्वारा अधिक कार्य होगा, दोनों मनुष्य द्वारा बराबर कार्य किया जाएगा, प्रत्येक मनुष्य द्वारा शून्य कार्य होगा, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आंसर सी नंबर हो जाएगा। दोनों मनुष्यों द्वारा जो कार्य होगा वो समान होगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जैसे कि पिंड को आप लोग क्या करो, उठा रहे हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, हाइट बढ़ रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि फॉर्मूला बनेगा mgh, ठीक है। यहाँ कहीं भी आपका टाइम का जिक्र है क्या, समय का तो जिक्र है नहीं, यानी कि जो गतिज स्थितिज ऊर्जा होगी वो समय पे डिपेंडेंट नहीं होगी। आप चाहे आप लोग 25 किलोग्राम वस्तु को आप लोग 5 दिन तक उठा कर रखो, चाहे 1 सेकंड तक उठा कर रखो, अगर 30 मीटर तक ही आप लोग दोनों का दोनों आदमी उठा रहे हो ना, तो दोनों को हिसाब से बात किया जाए तो दोनों का दोनों कार्य समान ही होगा, क्योंकि जो आपके पास स्थितिज ऊर्जा होती है वो समय पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि दोनों आदमियों द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो समान ही होगा, ठीक है। तो यही से आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग, मान लो कि कोई द्रव्यमान, ठीक है, कोई कण है जिसका रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आज सबसे पहली बात संवेग p, ठीक है, तो p जिसको p जो होता है, ठीक है, संवेग हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो p का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब गौर करके देखो, यहाँ पे आप लोग गौर करके देखोगे तो मैं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे v का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसा लिखा सकता हूँ हाफ mv इंटू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। और सबको पता है कि mv बराबर में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया p होता है, तो मैं इस mv की जगह पे p लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ pv हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो संवेग के टर्म में गतिज ऊर्जा को आप लोग हाफ pv लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, तो देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मार देते हैं गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में होगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित होता है, डैम में स्थापित होता है, और डैम में पहले पानी को रोका जाता है, यानी कि उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा होता है, और उस स्थितिज ऊर्जा क्या करता है, टर्बाइन में गिराया जाता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बनता है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में होगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 20 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। सबसे पहली बात, आपके पास संवेग यानी कि p का वैल्यू दे दिया गया, कितना 6 दे दिया है, ठीक है, और जिस पिंड की यहाँ बात चल रही है उसका द्रव्यमान दे दिया गया, मास कितना दे दिया हुआ है, 2 kg दे दिया गया है, और सबको पता है कि p का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर p का वैल्यू अगर हम रख दे और m का वैल्यू रख दे तो v निकल जाएगा। अच्छा बोलोगे सर v क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि भाई साहब हमको यहाँ गतिज ऊर्जा का मान निकालने बोला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो हाफ का तो हाफ होगा, m का तो m तो यहाँ पे 2 kg दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेग का मान हमारे पास है नहीं, तो वेग हम लोग निकाल सकते हैं संवेग से, यानी कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके। तो यहीं से हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं। तो यहाँ p का वैल्यू 6 हो जाएगा, बराबर में m कितना है, 2 हो जाएगा, इंटू में v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v तो रह जाएगा, 2 इधर क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 3 6, तो कुल मिलाकर जो वेग निकलेगा, वेलोसिटी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 मीटर पर सेकंड निकल गया, ठीक है। अब जब v निकल गया तो गतिज ऊर्जा निकाल लो, क्या होगा, हाफ mv² फॉर्मूला इसका, तो हाफ का हाफ हो गया, m का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 है, यानी कि गुणा में 2 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे v कितना है, यहाँ पे के पास 3 है, तो यहाँ पे v का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 गया, यानी कि सिर्फ आपके पास 9 बचा, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, कार्य ऊर्जा पूछा है ना, ऊर्जा का मतलब जूल ही ना होता है, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा है, तो ऊर्जा ही ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लाए हम लोग, 9 जूल, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का, तो वैसे कार्य का क्या होता है, केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा होता है ना ही परिमाण होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। सबसे पहली बात, कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, यानी उसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अच्छा, जूल मात्रक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जूल जो होता है वो किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है, तो ए नंबर का ऑप्शन कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, ये करेक्ट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राशियों के मात्रक समान है, और ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा क्या, कार्य और ऊर्जा। तो क्या मार दोगे, कार्य और ऊर्जा को मार देंगे, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जो कि जूल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर, क्षैतिज माने एकदम स्ट्रेट है, माने ऊपर खबड़ नहीं, एकदम सीधा है, ठीक है, क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा लगाया गया कार्य होगा, यानी कूली द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। बहुत ही लॉजिकफुल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मान लो ये इतना लंबा आदमी, ये इतना ऊपर यहाँ पे वो बक्सा लादा हुआ है जिसका जो मास है वो 20 केजी है, ठीक है। और नीचे अब ऐसा बक्सा जो होगा उसको आप लोग ऊपर उठाओगे तो इसमें गुरुत्वाकर्षण किधर लगेगा, जमीन की ओर लगेगा, यानी कि नीचे की ओर लगेगा, यानी कि इसमें गुरुत्व बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। और गुरुत्व बल का मान कितना होगा यहाँ पे, mg होगा, सबको पता है, सीधा सीधी बात है। गुरुत्व बल यहाँ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, जी क्या है पे गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। तो ये होता है इसका गुरुत्व बल। लेकिन हमको बोला कि गुरुत्व बल के विपरीत आपका क्या कार्य किया जा रहा है आदमी के द्वारा, इसको पूछा गया है। यहाँ गुरुत्व बल तो नीचे लग रहा है, लेकिन हमको बात किसका किया गया है, इसके विपरीत, यानी हमको इसको उल्टा लेना पड़ेगा, यानी हम लोग ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि बक्सा को जो आदमी है वो कितना वो अपने सिर पर उठाए हुए चल रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि धीरे धीरे बक्सा नीचे आ जा रहा है कि आपका सिर से ऊपर चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो अपने सिर में रखा हुआ चल रहा है। यानी कि हर जगह पे जमीन से बक्सा की ऊंचाई मान लो 5 मीटर है तो हर जगह पे 5 मीटर ही होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपको बक्सा को जो जमीन खींच रहा है, यानी जो गुरुत्व बल लग रहा है, वो सेम बल बक्सा को ऊपर की ओर धकेल भी रहा है। जो कि कौन धकेल रहा है, आदमी क्या कर रहा है, बक्सा को ऊपर की ओर धकेल के रखा हुआ है। अगर आदमी छोड़ देगा बक्सा तो क्या होगा, mg से भारी हो जाएगा और वो खींच लेगा नीचे की ओर। लेकिन नहीं बक्सा ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि गुरुत्व बल और ऊपर की ओर लगाया गया बल, यानी कि बक्से के ऊपर जो बल लग रहा है, जिसकी हम लोग का क्वेश्चन में बात चल रहा है, यही बल है जो गुरुत्व बल के विपरीत बल लग रहा है। और ये बल और गुरुत्व बल आपस में बराबर होगा, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखो बल तो इधर लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करना है ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि इसका हमको विपरीत लेना है। तो आप समझो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बल तो लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, और आदमी किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, सीधे चल रहा है मान लो, ठीक है, जो कितना देर चला, 50 मीटर चल रहा है। अब कितना मीटर चल रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस समझो। देखो बल लग रहा है ऊपर की ओर और आदमी चल रहा है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री। और मैंने बताया था कभी भी अगर कार्य हो रहा है और बल और विस्थापन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वहां पे कार्य जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना कार्य होगा, 0 जूल होगा। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने बात, ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न था, अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा। समझने थोड़ा सा पीछे होकर वापस से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 28 जूल है। मान लो यहाँ पृथ्वी है, इससे 2 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो कि 2 मीटर है, इसकी ऊंचाई पर एक यहाँ पे पिंड है या फिर बोले कि वस्तु है जिसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा माने क्या, mgh, यही तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो कि कितना दिया हुआ, 98 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अगर पृथ्वी की सतह को मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। अरे भाई साहब आपके पास मास दिया हुआ है ना, m का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू सबको पता है 9.8 होता है, h का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल mgh का वैल्यू यानी कि गति स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू दे देगा 98, ठीक है, 98 जूल। तो बस निकाल लो, तो यहाँ पे 98 बराबर में कितना हो जाएगा, mgh। अब 98 बराबर में कितना हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है, 2 है, गुना में g का वैल्यू क्या रखना है, 9.8, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का वैल्यू सब जगह पे सेम होता है 9.8। देखो गुरुत्व त्वरण का वैल्यू पृथ्वी का अलग होगा, चंद्रमा का अलग होगा, सब जगह पे अलग होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की यहाँ बात चले तो यहाँ पे 9, पृथ्वी की हर जगह पे 9.8 लेंगे, ठीक है। अब इंटू में h हो जाएगा। अब हमको h को रहने दो, बाकी सब इधर भेज दो, देखो बाकी सब भागा में आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं, सीधा सीधी बात है। तो यहाँ पे देख लो बाकी सब अगर भागा में आ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 98 अपॉन में इधर हो जाएगा 9.8, वही गुरुत्व त्वरण वाला हो गया, और नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में, इधर क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। अब बस काट दो, देख लो यहाँ से एक जीरो, यहाँ पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा। अब 98 से ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब देखो 2 × 5 = 10 हो गया, यानी कि h का वैल्यू कितना निकल गया, 5। देखा जाए तो यहाँ पे द्रव्यमान था ना, यानी कि यहाँ पे देखा जाए एक्चुअली मास नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको ऊंचाई दिया हुआ था, यानी सब कुछ सेम है, बस मैंने गलती ये कर दिया कि मैंने m को यहाँ पे 2 मान लिया, यही तो निकालना था मुझे, यहाँ पे h को 2 मानना था। यानी कि फॉर्मूला जो बनेगा 98 जो होगा किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। अब 98 का 98 हो गया, यहाँ पे m ही निकालना, तो मैं m का m रहने देता हूँ, g का वैल्यू 9.8 लेना है, और यहाँ पे जो h का वैल्यू लेना वो हमको 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे h यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है। तो बस अब आप लोग m को रहने दो, बाकी सब इधर भागा मिल दो, तो सेम सब कुछ सही होगा, आपका आंसर सही आता, बस मैंने गलती क्या कहते हैं यहाँ पे
दिया हुआ था द्रव्यमान निकालना और मैंने द्रव्यमान को ही 2 मीटर मान लिया था जो कि ऊंचाई था यहाँ, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है। तो देखो यहाँ पे 998 अपन हो जाएगा 9.8 इंटू का 2 बराबर में ये निकल गया आपके पास, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कट जाएगा, ये देखा जैसे कि 10 बार में कट गया, अब 2 से 5 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब चूंकि ये द्रव्यमान इसलिए 5 kg बोलोगे, ठीक है, तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं देखना कितना स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना लगे, तो इसलिए कभी कभी हो जाती है गड़बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 2v और 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, यानी कि आपके पास देखा जाए तो 2 कोई मान लो पिंड है, ठीक है ना, और दोनों पिंड बराबर द्रव्यमान के, यानी कि दोनों 5-5 किलो का मान लो या 6-6 किलो का मान लो, यानी कि इन लोग का वेट समान है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक जो है वो आपका जिसका वेग आपके पास 3 भी है और दूसरे का वेग आपके पास 2 भी है, ठीक है ना, कि वेग से वो चल रहा है, तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बात, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार मैं बताता हूँ, 12mv² होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जब उस पिंड की बात करते हैं जिसकी जो वेग है वो 3 भी है, तो उसके लिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, 12mv²। लेकिन यहाँ पे v का वेग कितना, v कितना लेना है हमको, यहाँ पे 3 भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे वेग कितना आपके पास 3 भी है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 3v का स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 12m। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर अंदर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9v² हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, 12m 9v², ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको याद रखने से पहले एक काम कर लो, इस 9 जो कि गुना में सबसे आगे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू का हो जाएगा 12mv² हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 9 इंटू 12mv² हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, जिस पिंड का वेग 3 भी है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा का निकालते हैं। दूसरा पिंड के लिए क्या लेंगे हम लोग 12m, अब यहाँ v का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 2 लेंगे, 2 भी लेंगे, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 12m और यहाँ पे स्क्वायर अंदर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4v²। अब 4 को आगे ले जाओ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू का 12mv² हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 को आगे ले गया। तो अब याद करो, जिस पिंड का वेग 3 भी था उसका गतिज ऊर्जा क्या था 9 इंटू का 12mv² था, ठीक है। और दूसरे वाला जो पिंड है जो कि इसका वेग कितना है 2 भी है, उसका गतिज ऊर्जा कितना था 4 इंटू का 12mv²। याद नहीं तो थोड़ा पीछे होकर देख लो, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि यहाँ पे देख सकते हो v² गया, mm गया, यहाँ पे 1/2 गया, तो यहाँ बच गया 9 और 4, और 9 और 4 को अगर अनुपात में करना तो 9:4 ही ना होगा जी, ठीक है। तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो कितना क्या निकल गया 9:4। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो 2 पिंड दिया हुआ है जिसका वेग आपके पास एक का 3 भी दिया हुआ है, दूसरे का 2 भी दिया हुआ है, तो दोनों का मैंने अलग अलग से क्या क्या वेग निकाला, और चूंकि आपको यहाँ पे वेग मतलब उसका गतिज ऊर्जा निकाला, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालने बोला था, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जो आपके पास 3v वाला जो वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा और जो आपके पास 2v वाला जो वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा का क्या करेंगे हम लोग आपस में भागा दे देंगे, तो उससे अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो वही क्या, तो हम लोग लास्ट में क्या निकला 9:4, ठीक है। तो इसके पास ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। 2 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल तब होगी जब उसकी चाल, तो भाई साहब सीधा सीधी बात है कि मान लो कि कोई पिंड है जिसका m कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, और उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि देखा जाए तो 12mv² का वैल्यू कितना दे दिया आपके पास 4 जूल दे दिया गया है। तो बताइए इसकी चाल क्या होगी। तो मास तो आपके पास पता है, v निकल जाएगा आराम से, तो मास का वैल्यू कितना है 2 है, तो इधर हो जाएगा 12 इंटू का 2, ठीक है, इंटू का v² बराबर में 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे में 2 है और यहाँ पे आपके पास भी m का भी वैल्यू 2 है, तो इधर सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ v² बच गया, यानी v² किसी बराबर होगा 4 के बराबर हो जाएगा इधर, यानी v² बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब v² बराबर 4 से मतलब क्या है कि देख लो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि v का वैल्यू कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकंड, जो कि b नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले यहाँ पे m और 2m, एक मिनट, m और 2m द्रव्यमान के पिंडों की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1:2 है, तो इसके मानक तल से इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अरे भाई साहब, इसका जो ऊंचाई का अनुपात होगा ये 1:1 होगा, सीधा सीधी बात है। जैसे कि समझो, अगर हम लोग m पिंड वाले वस्तु के लिए अगर हम लोग इसका देखा जाए, अगर इसका हम लोग स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा mgh ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग जो आपके पास दूसरा जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2m है, इसका अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाले तो क्या हो जाएगा 2mgh हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि mg सब गया, hh गया, तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा, यानी कि 1:2 होगा, और ये किसका होगा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा, जो कि आपको साफली क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास
आपके पास क्या आया, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात आ गया। ठीक है, तो फिर से समझना, यहाँ पे mgh किसके लिए था, m द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए, और नीचे में आपके पास 2mgh किसके लिए था, 2m द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए। तो यहाँ गौर करके देखो, आपका मास में परिवर्तन हो रहा है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, परंतु दोनों की ऊंचाई तो समान है ना। ठीक है, तो यानी कि दोनों तो h ही है ना, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे h तो दोनों के लिए समान है, तो hs तो h है, यानी कि आप लोग यहाँ पे दोनों को अगर एक को 1 मानोगे तो दूसरा का भी 1 मानना पड़ेगा, इसलिए दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, तो देखो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर। तो देखो सबसे पहली बात आप लोग चीज समझो मेरी बात। अच्छा, ये शायद मैंने आपको बताया क्वेश्चन को, तो आप लोग इसका आंसर मुझे दे सकते हो, तो चलो फिलहाल भी बताया तो ए नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा जूल, क्योंकि जूल किसका सा मतलब होता है, जूल जो होता है ये आपका देखा जाए तो कार कैसा मतलब जूल होता है, कार के फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर में कितना होता है, FS होता है। ठीक है, और यहाँ पे F क्या है, वही N है, और S क्या है आपके पास, M है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो आई होप कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल तब होगी जब उसकी चाल, यानी कि यहाँ पे चाल पूछा है। ठीक है, और आपके पास वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया और उसका गतिज ऊर्जा दे दिया, यानी कि अगेन हाफ mv² का वैल्यू आपके पास दे दिया गया, जो कितना देगा, 2 दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे मास का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचे देख लो 1, अगर 1/2 के साथ गुना होगा तो 1/2 ही हो जाएगा, एक 1/2 v² बराबर में कितना हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा। अब देखो इस 2 को जो है देख लो इधर यदि भेज दोगे तो देख लो इधर क्या आपके पास v² साथ 1/2 गुणा इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि इधर देखा जाए तो 2 बाय में आपके पास 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऊपर भेजोगे तो देखा जाए तो इधर क्या बच जाएगा, v² बराबर में कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब जब आपने 2 को इधर 1/2 को जब इधर 2 की तरफ भेजा तो 2 के नीचे में 1/2 आ जाएगा ना, क्योंकि इधर गुणा में रखे भागा में आ जाएगा 1/2। अब जब 1/2 ऊपर ले जाओगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ v² बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास, v² बराबर में हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 हो गया। अब 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, तो v² बराबर में 4 हो जाएगा, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4, यानी कि अगन v का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो वही चीज सेम क्वेश्चन था, देख लो, तो 2 मीटर पर सेकंड अगेन बी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, लिखा कि जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, याद रखने मेरी बात। ठीक है, उसी प्रकार से किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु को गतिज ऊर्जा को धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, धनात्मक कार्य कब होता है, जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, और ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब उसकी बल लगाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है, लिखा है कि पटना के गोलाधर पर बैठे लड़के के पास कौन सी ऊर्जा होगी, जाहिर सी बात है वो बैठा हुआ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं तो कार्य क्या होगा, भाई सब सबको पता है कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वो आपके पास F और S से बनता है, बल और विस्थापन से बनता है, और बल भी आपका सदिश राशि और विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, लेकिन जो कार्य होगा तो क्या होगा बताओ, कार्य एक अदिश राशि होगा, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह कार्य संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है, बताइए। अब भाई साहब समझो, सीधा सीधी बात है कि पिंड ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होने लगती है। जैसे समझो, जैसे कोई वस्तु को आप लोग गिरा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे उसका ऊंचाई घटेगा, यानी कि उसमें क्या होगा कि जो आपका स्थितिज ऊर्जा वो घटेगा। लेकिन भाई साहब वो घट रहा है तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ रही है, क्योंकि उस जैसे से वो गिर रहा है उसका वेग बढ़ रहा है, यानी कि उसमें आपका गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। तो जब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो भाई साहब इस रेशियो में क्या होता है कि आपस में बराबर होता है। टोटल जो आपके पास एनर्जी होता है, टोटल जो आपके पास यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होगा वो समान होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे जो आपके पास स्थितिज ऊर्जा होगा ये घटेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई साहब आपका स्थितिज ऊर्जा घट रहा है तो यहाँ तो भाई साहब एनर्जी तो यहाँ घट रहा है, पर ऐसा नहीं होता। एनर्जी नहीं घटता नहीं बढ़ता, वो कॉन्स्टेंट रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है एनर्जी, कभी भी एनर्जी घटता या बढ़ता नहीं, याद रखना मेरी बात। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा घटकर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर से जाकर छोड़ते हैं, यानी कि मान लो कि इस प्रकार से एक पेंडुलम है, इसको इस प्रकार से उठा लेना और छोड़ देना तो इस प्रकार से दोलने लगेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बोलना है।
उसको एक तरफ करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो यह दोलन करने लगता है। जैसे बताइए दोलने लगेगा, ठीक है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की चर्चा करें। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि जब सरल लोलक का गोलक, अगर आप लोग गोलक का क्या करोगे, पहले सबसे पहली बात इसको जाकर निर्वात में ले जाओ, पृथ्वी से बाहर ले जाओ, ठीक है। यानी कि किसी भी तरह से उसको निर्वात में ले जाओ। तो निर्वात में ले जाओगे तो क्या होगा कि जैसे उसको दोलन कराओगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी क्योंकि जैसे वो क्या था, पहले आपका जो लोलक था वो रुका हुआ था, लेकिन जैसे आप लोग उसको मूव किए, ऊपर लेके छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया कि उसमें जो गतिज स्थितिज ऊर्जा था वो अब गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगा। वही चीज लिखा है कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का लगातार स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होता रहता है, परंतु गोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात इसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना, कि वस्तु को अगर छोड़ दोगे फ्रीली तो वो भले उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी लेकिन गतिज ऊर्जा तो बढ़ेगी ना, जिस कारण से क्या होता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, समान रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। वह चीज लिखा है। परंतु जब आप लोग इसे क्या करोगे, पेंडुलम को अगर आप लोग वायु में दोलन कराते हो तो क्या होगा कि यह दोलन के क्रम में वायु के साथ क्या होगा, घर्षण भी उत्पन्न करेगा, और जो अगर घर्षण होगा तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे गर्म होगा। यानी कि क्या हो रहा है कि वो जो गतिज ऊर्जा से वो जो अभी दोलन कर रहा है, पहले स्थितिज ऊर्जा था, फिर उसको क्या किया, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया, जिस कारण से वो दोलने लगा, और वो दोल रहा है तो उसको रोकने का कोशिश कौन कर रहा है, तो वो जो वायु है, वायु का फ्रिक्शन कर रहा है। अब जब फ्रिक्शन किसी वस्तु पर लगता है तो उसमें उष्मा भी निकलता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, और गतिज ऊर्जा फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है कि घर्षण के रूप में, घर्षण के कारण वो वापस से क्या हो रहा है कि उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे सेम चीज है, मैंने आपको जस्ट समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। या कि बेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, ठीक है। मान लो कोई बेल है जो खेत जोत रहा है, तो वो 140 न्यूटन पर बल लगाकर खेत जोत रहा है, ठीक है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, ठीक है ना। तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना समय लगेगा। मान लो एक खेत है, ठीक है, जिसका लंबाई 15 मीटर है, और बेलों को हार को खींचने के लिए 140 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तो इसका आपको कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर में कितना होता है, डब्ल्यू बराबर में होता है एफ एस होता है, ठीक है ना। तो बस आपके पास एफ जो कि दे दिया गया 140 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे 140 न्यूटन क्या बल ही ना दिया हुआ है, इंटू का आपके पास एस कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 140 गुना 15 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, और 2100 क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 2100 जूल आएगा, ठीक है। और चलिए और एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा में विभेद करें। तो देखो सबसे पहली बात, कार्य क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव के अधीन चलती है, यानी जो कोई वस्तु पर बल लगता है और उस बल के कारण अगर वो वस्तु चलने लगती है, फिर वो उसमें विस्थापन होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि कार्य संपन्न हुआ और उस वस्तु पर क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यदि वस्तु पर आरोपित बल F है, वही बल जिस कारण से वस्तु जो होता है वो अपनी जगह पे खिसकता है, अपनी जगह से खिसक जाता है, वो जो बल है उसको अगर हम लोग F मान ले, और वस्तु का अगर हम लोग वस्तु द्वारा जो बल लग रहा है वो वस्तु जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि देख लो आरोपित बल F हो और वस्तु द्वारा बल की ही दिशा में तय किया गया दूरी S हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस पर F बल कार्य कर रहा है और वस्तु उसी साइड में जिस साइड में बल लग रहा है अगर वो S डिस्टेंस तक क्या कर रही है, मूव कर जा रही है, तो जो संपन्न कार्य होगा उसके लिए जो व्यंजक होगा वो क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। यानी कि W बराबर में कितना हो जाएगा, Fs हो जाएगा। तो वही यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि W बराबर में Fs, साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो मानक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। वही अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और इसका ऐसा मतलब जूल हो जाएगा। जबकि शक्ति की बात करें तो प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इस शक्ति का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है W बाय में आपके पास हो जाता है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो आपके पास WS हो जाता है, ठीक है, W बटा में S हो जाता है। तो ये आपका देखा जाता है शक्ति का P का फॉर्मूला था, P बराबर होता है WS, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया। इससे इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ
कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। करें कि गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, और आपके पास स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद वाला वीडियो में करा के दूंगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और ये भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा बना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और मैं समझाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा।